Hello everyone, welcome back to G10 classes. This is Saida Halvanuri and we are doing a chapter 6 that is molecular basis of inheritance. And अब तक हम डीएनए के अराउंड थे, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, उससे थोड़ा बहुत हमने आरएनए का स्ट्रक्चर देख लिया था। फिर डीएनए की पैकिंग कैसे होती है, फिर कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उनमें कौन कौन सी एंजाइम्स इस्तेमाल होती हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हमको पढ़ना है आरएनए। आरएनए पढ़ने से पहले थोड़ा सा आरएनए पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये चीजें हम लोगों ने खैर पहले भी पढ़ ली थी कि जो सेंट्रल डोग्मा होता है उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो डीएनए होता है उस डीएनए का आपस में होता है रेप्लिकेशन, एंड रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए से आरएनए बन जाता है, एंड ये आरएनए जो बनता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हमें पढ़ना है। उसके ये पढ़ा था हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा, और हमने फिर ये भी कंपेयर किया था कि डीएनए एंड आरएनए में डीएनए जो होता है ज्यादातर केसेस में ये एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए इतना नहीं रहता है। ये हो गया। एक चीज हमें यहाँ और देखनी है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि हमारे ये एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में पहले क्या बना था, डीएनए बना था कि आरएनए बना था। तो जो थ्योरीज हैं इवोल्यूशन की, जो भी थ्योरीज हैं, खैर वो हमारा मोटिव इस चैप्टर का नहीं है, बस एक छोटे से मतलब एक छोटा सा डिस्कशन है तो उसको हम कर ही लेते हैं कि जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरीज हैं उनके अकॉर्डिंग पॉइंट ये था कि पहले बनते थे, मतलब इवोल्यूशन की थ्योरी ये कहती है कि पहले सिंपल सिंपल ऑर्गन्स बने, सिंपल सिंपल ऑर्गेनिजम्स बने, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, एंड उन सिंपल मॉलिक्यूल्स में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। वो पहले रिएक्टिव ज्यादा थे, धीरे धीरे उनमें स्टेबिलिटी आती गई, और वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते चले गए। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये पीछे पढ़ाई था कि आरएनए जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, एंड आरएनए ज्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स म्यूटेशन, उनमें ज्यादा म्यूटेशन हो सकता है। आरएनए एज अ कैटालिसिस भी एक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज से ये क्लियर हुआ कि आरएनए ज्यादा मतलब सिंपल है, एंड आरएनए की स्टेबिलिटी भी कम है। तो इस आरएनए का इवोल्यूशन हुआ और उसने इवॉल्व करके एक और ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। तो एज पर द केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये चीजें यहाँ पास ये पॉइंट क्लियर करना है हमें कि पहले क्या आया, आरएनए आया, एंड आरएनए के बाद आपका डीएनए आया। एंड वो बात अब अलग है कि सेंट्रल डोग्मा में जो प्रोसेस चलता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड डीएनए से आरएनए बनता है। ये डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में अभी है, बट इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ होगा ये प्रोसेस, जब इवोल्यूशन चैप्टर भी आप पढ़ोगे भी, तो पहले तो सिंपल सिंपल प्रोटीन्स बने, कार्बोहाइड्रेट्स बने, फिर उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई। तो उस ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पास यही पॉइंट निकलता है कि आरएनए पहले बना और उसके बाद डीएनए बना। अब ये तो चलो ठीक है। अब हमें बेसिकली देखना है कि जो हमारा सेंट्रल डोग्मा है जो ये कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए से आरएनए बनता कैसे होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को एक बहुत अच्छा सा नाम दिया गया है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन बोली जाए तो इसका डेफिनेशन सिंपल यही है, कॉपिंग ऑफ जीन्स या कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से किस में कन्वर्ट हो जाती है, आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है। आरएनए बेसिकली आपके तीन टाइप के होते हैं, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, और आपका आरआरएनए होता रहा है। तो वो चीजें हमको आगे भी देखनी है, वो हम बात हमारा पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ आरएनए है तो उसमें कैसे कैसे काम करते हैं, वो चीजें अभी आगे हम लोग देखेंगे। बेसिकली हमें देखना है कि डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इनहेरिटेंस की, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए से कॉपी करके किस में चली जाती है, आरएनए में चली जाती है। तो कैसे ये होता होगा, इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे तो जैसे हम लोग ने रेप्लिकेशन में पढ़ा, सेम चीज हमें यहाँ इनमें भी पढ़नी होगी, दैट इज कौन सी एंजाइम इस्तेमाल होती है, ये प्रोसेस कैसे चलता है, क्या इसमें दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स कॉपी कर जाते हैं जैसे हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था। उन चीजों से कंपेयर करके हमें ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ना है। अगर आपने रेप्लिकेशन की वीडियो देख ली होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए जब इस तरह से हमारा जो डीएनए अगर स्ट्रक्चर मान लो है, तो डीएनए को
हम डबल हेलिकल बोलते हैं। एंड इसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि एक्चुअल में ये डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन होता है, जो कि कैसा रहता है, सेमी कंजर्वेटिव रहता है। इससे ये बात हमको पीछे कलर मतलब क्लियर हुई थी कि डीएनए में दोनों ही स्ट्रैंड्स इनके क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। उनमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहता है और दूसरा स्ट्रैंड जो रहता है वो क्या रहता है, न्यू स्ट्रैंड रहता है। तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल सकते हैं। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हम पढ़ते हैं तो डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम जो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है उसी स्ट्रैंड को क्या बोल देते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड या टेम्पलेट। ठीक, ये चीजें हम लोग ने कहाँ पढ़ी थी, रेप्लिकेशन में पढ़ी। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद आपका जो एक स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड दूसरे स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। एक ही स्ट्रैंड होता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन होता है, दूसरे स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक, तो ऐसा स्ट्रैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा या जिसके अकॉर्डिंग, जिसके जीन इंफॉर्मेशन या जिसके ऊपर मौजूद नाइट्रोजन बेसिस के अकॉर्डिंग होता है, उस स्ट्रैंड को हम बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड जो उसके दूसरा वाला स्ट्रैंड है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। चीजें क्लियर हो रही है? दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, इन दोनों जब ट्रांसक्रिप्शन में हम आएंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड में दोनों ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करके आरएनए नहीं बनाएंगे, बल्कि उनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा जो ट्रांसक्राइब करके आरएनए बना लेगा। तो उस स्ट्रैंड को हम बोल देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड जो दूसरा स्ट्रैंड होगा जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? इसमें आई डोंट थिंक कि कोई डाउट वाली बात नहीं। इसको पॉइंट पॉइंट में समझिएगा, अदरवाइज ये जो टॉपिक है रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, वो टफ हो जाता है। लेकिन अगर इसको आप पॉइंट पॉइंट से पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक कि इतना टफ पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा कि रेप्लिकेशन में डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो दोनों ही स्ट्रैंड रेप्लिकेट करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाते हैं और उनपे नया स्ट्रैंड आ जाता है और हमें दो नए डीएनए मिल जाते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा दूसरे का नहीं होगा। क्लियर है? अब यहाँ अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी एंजाइम यूज होती है, तो सेम केस है, यहाँ पास भी जो एंजाइम यूज होगी उसको आप नाम दे दोगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किस पे डिपेंड करेगी, डीएनए पे डिपेंड करेगी। और नाम क्या रहेगा उसका, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो आरएनए का पॉलीमराइजेशन करा रही है, तो नाम क्या पड़ गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डीएनए पे ही डिपेंड कर रहा है। डीएनए के ही सीक्वेंस को रीड करेगा, डीएनए पे मौजूदा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेसेस हैं, उनको रीड करेगा। तो इसलिए हो गया डीएनए डिपेंडेंट। एंड क्योंकि आरएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज यही एंजाइम है। सेम चीज यहाँ पास भी है, इनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो जो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं डीएनए स्ट्रक्चर्स में, वही फॉस्फेट ग्रुप उनको एनर्जी दे देगा। एनर्जी का भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसका सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, दूसरा वाला क्यों नहीं करता, दोनों को करना चाहिए। ये भी बना दे आरएनए, ये भी बना दे आरएनए, तो इससे तो अच्छी बात हो जाएगी ना कि हमें एक ही टाइम पे दो दो आरएनए मिल जाएगा, हमारा काम आसान हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, अब हमें वो देखना है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, वाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, या ओनली वन स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्स इनटू आरएनए। देखो पहला पॉइंट तो ये है, इसका पहला पॉइंट ये है कि हमें पता है कि डीएनए से क्या बनता है, एक आरएनए बन जाता है। एंड ये एक आरएनए क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन बनाता है। एंड यही प्रोटीन हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फिनोटाइप या एक्सप्रेशन जो होता है कि जीन को एक्सप्रेस कैसे करना है, तो वो प्रोटीन की मदद से होता है।
ठीक। अगर एक ही डीएनए से दो आरएनए जब बनाएंगे तो ये दोनों आरएनए क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और जब सोचो एक ही डीएनए दो प्रोटीन्स की अगर कोटिंग करने लग जाएगा तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी है या जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है वो कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो जाएगा, ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जेनेटिक ट्रांसफर जो होगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए जो इवोल्यूशन हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड से एक आरएनए बनता है एंड वो आपका प्रोटीन बनाता है, ना कि दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाते हैं। ठीक, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, अगर मान लो ये इनका एक स्ट्रैंड है, ये इनका दूसरा स्ट्रैंड है, ये अगर आपका मान लो 5'3 है और ये आपका 3'5 है, तो आपको पता है कि ये आपस में कैसे रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। इट मीन्स कि अगर यहाँ एडेनिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ थायमिन है, यहाँ साइटोसिन है, तो इसके आगे हमेशा थायमिन रहेगा, इसके आगे हमेशा साइटोसिन रहेगा, इसके आगे हमेशा एडेनिन रहेगा एंड इसके आगे हमेशा क्या रहेगा, ग्वानिन रहेगा। ठीक है, आपको पता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं आपस में कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर आप बोल रहे हो कि दोनों क्या करें, एक्ट करे एज अ टेम्पलेट, तो आपको पता है कि जब डीएनए से आरएनए जब बनता है, डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो जो ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल मतलब एक प्यूरिन के आगे हमेशा दूसरा pyrimidine ही आएगा, एडेनिन के आगे हमेशा थायमिन ही आएगा एंड ग्वानिन के आगे हमेशा साइटोसिन ही आएगा। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रूल है। तो जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस फॉर्मेशन के टाइम पे भी ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ दोनों स्ट्रैंड आपके एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट, तो यहाँ कुछ इस तरह से स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। एडेनिन है तो एडेनिन की जगह यहाँ क्या आएगा, थाइमीन आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ना। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ए जी टी सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी जी ए सी हो जाएगा। लेकिन आरएनए में थाइमीन नहीं बल्कि यूरासिल होता है, तो एडेनिन की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, थाइमीन, तो आरएनए है तो यूरासिल आ जाएगा। ग्वानिन की जगह क्या आएगा, साइटोसिन आएगा। थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। साइटोसिन की जगह क्या आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो, थाइमिन है तो एडेनिन आ जाएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन आ जाएगा, एडेनिन है तो यूरासिल आ जाएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आ जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करके ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो जो दोनों नए स्ट्रैंड्स आएंगे वो आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एंड कॉम्प्लीमेंट्री होने के वजह से ये क्या करेंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक, अब जब ये हेलिक्स बना लेंगे तो हेलिक्स बनाने के बाद इनका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब आरएनए से जो प्रोटीन का प्रोसेस है, आरएनए से प्रोटीन के बनाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही नहीं चल पाएगा। मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये प्रोसेस चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड्स क्या करेंगे, एज अ टेम्पलेट एक्ट नहीं करेंगे। एक तो ये रीजन है, एक ये रीजन है। और इस रीजन को आप यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो, एक ही डीएनए ने दो नए नए स्ट्रैंड्स बनाए। अब जब दो नए स्ट्रैंड्स हैं तो ये लोग अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो इनहेरिटेंस है वो काफी कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो डीएनए का है उसके एक स्ट्रैंड ने कॉम्प्रोमाइज किया, कहा ठीक है मैं कोडिंग स्ट्रैंड बन जाता हूँ, और दूसरे ने कहा ठीक है मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड बनूंगा, मुझको देखकर कॉपी करके आरएनए बना देना। ठीक, अब हमको बेसिकली देखना है कि डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कैसा होता है या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, ये चीज हमें देखनी है।
देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहने का मतलब है कि डीएनए का वो हिस्सा, वो फ्रैगमेंट जो आरएनए में कन्वर्ट, मतलब आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जैसे जब रेप्लिकेशन पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड अलग नहीं होता है, पूरा का पूरा नहीं होगा, बल्कि उसमें छोटे से कई कट्स लगेंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हो। उसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है एंड वहां का रेप्लिकेशन होता है। उसी तरह से इनमें भी है कि जो पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड, ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम 2.2 मीटर का वो पूरा स्ट्रैंड एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही एक्ट करता है, बल्कि उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन्स रहते हैं जो एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्ट करते हैं। तो इसको हम अब बना के देखेंगे। हमने क्या बनाया है, ये हमने डीएनए बनाया है। डीएनए का पहला वाला स्ट्रैंड बनाया है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उसका दूसरा स्ट्रैंड बनाया है, वो भी क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। आप देख लो एक दूसरे से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, ये हमने कुछ और नहीं बनाया बल्कि डीएनए का बनाया है। लेकिन हमने डीएनए का वो हिस्सा बनाया है जो ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है, हमने ये पीछे पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होती है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो भी एंजाइम जैसा डीएनए पॉलीमरेज की जैसी ये भी है। पहला, ये भी फास्ट होती है, दूसरा इसमें भी हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, एंड लास्ट ये है कि सेम डायरेक्शन ये भी फॉलो करती है अपने पॉलीमराइजेशन के लिए, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आपको पता है, जैसे आपने अगर रेप्लिकेशन की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि अगर मान लो ये रेप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं, अभी ये सब सोचो कि हम नहीं पढ़े, ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़े, रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। रेप्लिकेशन हमने क्या पढ़ा था कि 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में स्ट्रैंड बन जाता था। तो सेम चीज यहाँ भी चलती है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो यहाँ पास आपका एक नया स्ट्रैंड आरएनए वाला जो रहेगा, इसको देख के जो रीड करके बनाएगा, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम आपका एंजाइम इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो जो एंजाइम्स का डायरेक्शन होगा एक्शन का, वो क्या होगा, यही वाला होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने इसलिए बताया आपको यहाँ लिख के कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपके आरएनए का पॉलीमराइजेशन होगा या आपके आरएनए के फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसमें इस तरह से होता है, पहला जो पार्ट होता है और उसमें एक लास्ट पार्ट होता है। ये, इसको हम बोलते हैं प्रमोटर, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर, एंड जो बीच वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन या स्ट्रक्चरल यूनिट, सॉरी, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक, ये आपका प्रमोटर हो गया, ये आपका टर्मिनेटर हो गया, ये आपका स्ट्रक्चरल हो गया। आपको पता है कि ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है, इसके डायरेक्शन में आरएनए का पॉलीमराइजेशन होगा, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होगा वो आपका बन जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड उसका जो अपोजिट वाला होगा वो क्या बन जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। अब हमसे अगर कोई पूछे कि आप ये बताइए कि प्रमोटर कहाँ मौजूद है, तो आप सोचोगे कि प्रमोटर के लिए हम बोल देंगे 3 प्राइम पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारा आरएनए का कॉपी होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 3 प्राइम पे आपका प्रमोटर है, 5 प्राइम पे आपका टर्मिनेटर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में चीजों की प्लॉटिंग की जाती है। ठीक है, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में, शायद इसीलिए इसका नाम कोडिंग स्टैंड पड़ा, क्योंकि ये किसी और चीज की कोड तो करता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ये स्टैंड कोड करता है आरएनए के लिए, आरएनए के बाद प्रोटीन के लिए। टेम्पलेट स्टैंड जो है वो कोड करता है आरएनए के लिए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन इसका नाम कोडिंग नहीं पड़ा बल्कि इसका कोडिंग स्ट्रैंड पड़ा है। एंड जब ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो शायद इसको इसलिए कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता होगा क्योंकि इसके रेफरेंस में आप इस सबको डिस्क्राइब करोगे। तो आप बोलोगे प्रमोटर कहाँ मौजूद है, प्रमोटर मौजूद है आपके 5 प्राइम एंड पर,
एंड टर्मिनेटर कहाँ मौजूद है? आपके 3' एंड पर मौजूद है। याद रखिएगा ये किससे है? ये विद रिस्पेक्ट टू योर कोडिंग स्ट्रैंड है, और आपको यही रेफरेंस, यही पॉइंट यूज करना होगा, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें क्या है, फिक्स कर दी गई हैं, तो ये फिक्स्ड ही है। अगर आप ऐसा लिख दोगे कि प्रमोटर 3' एंड पर है, तो आपको वहां या तो इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और वो चीजें गलत ही मानी जाती है। तो बेटर यही है कि आप क्या बोलोगे, 5' एंड पर आपका प्रमोटर है एंड 3' एंड पर आपका क्या है, टर्मिनेटर। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? नहीं। हमने ये देख लिया कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसी होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? आपका डीएनए का कोई एक सेगमेंट है, कोई एक पार्ट है, उसमें प्रमोटर लगा होता है, आखिरी में टर्मिनेटर लगा होता है, और उनके बीच में आपका स्ट्रक्चरल यूनिट रहता है। इस वाले को टेम्पलेट, इस वाले को कोडिंग बोलते हैं, एंड इसका हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग नेमिंग कर लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो आरएनए पॉलीमराइजेशन करेगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी क्लियर हो गया। प्रमोटर नाम से पता चल रहा है कि ये आपके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कराएगा, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट यहीं कहीं से होगा। ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टार्ट होगा वो यहां से होगा, ठीक। एंड टर्मिनेटर नाम से पता चल रहा है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ एंड हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमें बेसिकली यहाँ कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। एक है आपका सिस्ट्रोन, फिर मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, उनको समझना है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे। अभी हमने सिर्फ क्या देखा, उसका इनिशियल प्रिपरेशन देखा कि कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा कोडिंग है, और कैसे डीएनए ये जो आरएनए पॉलीमरेज है एक्शन करेगी। अब हमें बेसिकली कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो देखना बहुत जरूरी है, पहले हम उन्हें देखेंगे, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो पहला टर्म आता है सिस्ट्रोन। ये क्या है, कैसे इसको समझाना है? हमने ये पढ़ा कि डीएनए से आरएनए बनना है, बनाना भी देखना है कैसे बनेगा एग्जैक्टली। डीएनए से आरएनए जब बनता है तो ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीट दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स कंप्लीटली आरएनए स्ट्रैंड्स को बना देते हैं, बल्कि हमने पढ़ा कि उसके कुछ हिस्से हैं जिनको हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला, वो कन्वर्ट करता है आरएनए में। मतलब उसका डीएनए का कुछ हिस्सा है जो जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, एंड वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में तब्दील हो रही है, तो हम बोलेंगे वही वो पार्ट है जो जेनेटिक पार्ट है, जो जीन्स कंटेनर है या जो जीन है। क्योंकि जीन को डिफाइन करना, जीन की डेफिनेशन बताना, ऐसे तो हम बोल देते हैं दैट जीन आर द कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस, वो ठीक है। बट अगर हम उनको मॉलिक्यूलरली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने की कोशिश करेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सिस्ट्रोन एक्चुअल में क्या है, आपका जीन है, जीन पार्ट है या जीन रीजन है, किस पे, डीएनए पर। ठीक है, जीन का रीजन है कहाँ, डीएनए पर जीन का रीजन है। दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है मोनोसिस्ट्रोन, एक आपका होता है पॉलीसिस्ट्रोन। तो मोनोसिस्ट्रोन आपको किस में मिलता है, यूकैरियोट से मिलता है, एंड आपका पॉलीसिस्ट्रोन आपको प्रोकैरियोट से मिलता है। ठीक। पॉलीसिस्ट्रोन तो नॉर्मल है, लेकिन जो आपका ये मोनोसिस्ट्रोन है, इसमें एक्चुअल में दो पार्ट मौजूद होता है। एक पार्ट होता है आपका एक्सॉन, एक पार्ट होता है आपका इंट्रॉन्स। कुछ समझ में आया? नहीं। इसको देखो, हम ऐसे समझते हैं, हमने ये पढ़ा कि ये हमारा डीएनए है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। तो यहां मैं बनाती हूँ, ये हमारा डीएनए है, ठीक।
इस डीएनए में कहीं कोई पॉइंट है जहां रेप्लिकेशन होता है, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, और इसी डीएनए में कोई एक रीजन है जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाती है, जिसपे ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो रीजन हमारा है, इस वाले रीजन को हम बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब ये है कि यहाँ के जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे जो मौजूदा जीन्स होंगे वो आरएनए को बनाएंगे, ये यहाँ की जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पार्ट हमारा सिस्ट्रोन पार्ट हो गया। एंड क्योंकि हम अभी यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो ये मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, तो ये इनका कैसा सिस्ट्रोन है, मोनोसिस्ट्रोन है। मोनोसिस्ट्रोन में दो पार्ट रहता है, एक एक्सॉन होता है, एक इंट्रोन होता है। एक्सॉन वो पार्ट होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है, किसमें एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस इन आरएनए, एंड आरएनए के बाद फाइनली किसमें एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन में। एंड इंट्रॉन्स वो होते हैं जो इंटरप्ट करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को, बल्कि इंटरप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इसको थोड़ा सा मैं डार्क करके बनाती हूँ ताकि आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझ में आए, ऐसा आप समझो इसको। देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, डीएनए का बस वो पार्ट बना रही हूँ, सिस्ट्रोन, इसका सिर्फ डीएनए का सिर्फ सिस्ट्रोन कर रही हूँ, ठीक है। मान लो ये मैंने सिस्ट्रोन बना दिया, तो इसमें कुछ हिस्से होंगे जो आपके क्या होंगे, एक्सॉन्स होंगे। एक्सॉन आ गया, उसके बाद मान लो अब ये क्या है, इंट्रॉन आ गया, फिर आपका क्या आ गया, एक्सॉन आ गया। मैं जो ये डार्क डार्क कर रही हूँ इसको मैं बना रही हूँ एक्सॉन, एंड जो ये लाइटर पार्ट है इसको हम बनाते हैं इंट्रॉन्स, ठीक। ऐसे इसमें कर लो। हालांकि हमारा एक ही है जो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, बट सिस्ट्रॉन तो दोनों ही है, तो इसलिए हम दोनों में ही बना के दिखा देंगे। इस तरह का डायग्राम बुक्स में नहीं दिखेगा आपको, ये मैंने बस इसलिए बना दिया है ताकि जो हम लोगों ने अभी जो चीजें पढ़ी वो समझ में आए। हमने कहा कि डीएनए का एक, डीएनए में एक हिस्सा है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, उसी से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी आरएनए में, तो उस पार्ट को हमने बोला कि वो सिस्ट्रोन कहलाता है। मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है, तो उसमें आपका एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होता है, उसमें उसका नॉर्मल रहता है, उनमें इस तरह से कुछ इंटरप्शन नहीं रहता है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या रहता है, एक एक्सॉन रहता है और इंट्रॉन रहता है। एक्सॉन के बाद इंट्रॉन रहता है, फिर एक्सॉन रहता है, फिर इंट्रॉन रहता है, फिर एक्सॉन रहता है। एक्सॉन जो होता है वही वो हिस्सा है जो आपका आरएनए में कन्वर्ट होगा। मतलब पहले तो ये स्ट्रैंड कुछ इस तरह से अलग हुआ होगा, अलग करने के बाद इसने क्या किया होगा, आरएनए बना लिया होगा, और जब ये आरएनए का फॉर्मेशन हुआ होगा तो उसमें भी इस तरह से आपको एक्सॉन और इंट्रॉन्स क्या दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बेसिस पे ही डीएनए से आरएनए बनेगा, तो जैसा डीएनए स्ट्रैंड है वैसे ही आपका कुछ आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, बस आपस में कैसे रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। तो उसकी वजह से अगर यहाँ एक्सॉन्स इंट्रॉन्स है तो आरएनए में भी आपके एक्सॉन इंट्रॉन होंगे, उसके बाद आपका एक मैच्योर आरएनए बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सॉन्स होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके बना देती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सॉन्स को किससे एक्सप्रेस किया है, डार्क शेड से दिखाया है। ये चीजें क्लियर हुई आपको कि सिस्ट्रोन क्या होता है। सिस्ट्रोन आपका ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव रीजन होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक के केस में कुछ हिस्से एक्सप्रेस होते हैं आरएनए में, या वही होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन द फिनोटाइप, एंड कुछ होते हैं जो इंटरप्ट करते हैं, कोई एक्सप्रेशन वो नहीं करते हैं। तो उसको मैंने डायग्राम की बेसिस पे समझाने की आपको कोशिश की थी। अब हम लोग ने क्या पढ़ लिया, आरएनए डीएनए का इवोल्यूशन का थोड़ा सा देख लिया। उसके बाद डीएनए से आरएनए बनता है कैसे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए कैसे एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, हमने वो भी देख लिया। एंड हमने ये भी देख लिया कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या आपका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक्चुअल में है कैसा, या कैसा एक्सप्रेशन होता है, हमने वो भी देख लिया। अब हमें एग्जैक्ट देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली चलता कैसे है, उसको देखना है। बट उस चीज को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, सो फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर अनदर वीडियो। इसको यहीं खत्म करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो बस जल्दी से लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।